आप सभी का स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। जैसे कि सर की आंसर राइटिंग देख रहे थे तो देखते हैं, क्योंकि इस आप टॉपर्स को फॉलो करोगे तभी टॉपर्स बन पाओगे। सीधा सिंपल सिद्धांत बता रहा हूँ। ऐसा रास्ता चुनो जिससे टॉपर्स बनो। रैंक नंबर तो सब बहुत लोग ला रहे हैं। स्टार्टिंग नाउ। क्वेश्चन क्या है कि भारत में राज्यों, इसमें बताना है भारत में राज्यों की राजकोषीय स्थिरता से संबंधित मौजूद मुद्दों का परीक्षण कीजिए। और परीक्षण करना है तो ठीक है, परीक्षण के बारे में बता दिया सर ने, और इसके साथ समाधान हेतु उनके उपायों को बताइए। सोल्यूशन बताना है, सिंपल है। पहले आप थोड़ी बहुत इसको चुनौतियों से कंक्लूड करना है, पीछे परीक्षण करोगे उसमें कुछ चुनौतियां बता सकते हो, फिर उसके बाद सीधा उसका सोल्यूशन देके आप क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, वे फॉरवर्ड रास्ता बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब सर ने किस तरीके से किया वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि FRVM संस्था है, FRVM अधिनियम 2023 के बाद से भारत की राजकोषीय स्थिरता में सुधार आया, किंतु कोविड-19 में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान में अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई। इंट्रोडक्शन ने अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टैटिक डाल दिया कोविड-19 और FRM का कोड डाल दिया है। इससे आप क्या, आप क्वेश्चन को जो भी एग्जामिनर पढ़ेगा राजकोषीय संबंधित है तो अब हर किसी को समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि राजकोषीय स्थिरता से संबंधित मुद्दे। अभी मुद्दे के बारे में बताना है अपन को, तो मुद्दे कौन कौन से? GST पर अधिक निर्भरता, तो इसके पॉइंट बताने पहले तो संबंधित मुद्दे कौन कौन से मुद्दे बताने हैं, उसके बाद सोल्यूशन बताना है। तो राज्य GST पर आधारित अधिकाधिक निर्भर है। राज्य ना जो GST पे सबसे ज़्यादा निर्भर है, मतलब कि जो राजस्व के लिए किस पे निर्भर है? सबसे ज़्यादा GST पर है, तथा आय के अन्य सतत स्रोत ना होने पर यह प्रतिकूल प्रभावित करता है। बिल्कुल राइट बात है। फिर नेक्स्ट है कि राजकोषीय विवेक ना अपनाना, तो बिल्कुल राइट बात है कि राजकोषीय विवेक ना अपनाना एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताई थी कि आपको चुनौतियाँ वही लिख सकते, मुद्दे मतलब एक ही बता रहे हैं कि अपन को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। राज्यों में मुक्त उपहारों का प्रचलन राज्य के बजट को आंशिक असंधारणीय बनाता है। बिल्कुल राइट बात है। और इसके अतिरिक्त केंद्र की योजना पर भी राज्य के बारे में चर्चा करनी थी सर को यहाँ पर, तो वो भी जरूरी है, लेकिन सर ने नहीं की है। तो फिर आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र द्वारा उपकर व अधिक भार का सहारा। बिल्कुल राइट बात है। केंद्र द्वारा उपकर व अधिकार का मतलब, कहने का मतलब इनकी यह स्थिति प्राप्त आय या राज्यों के साथ बंटवारा नहीं करती जिससे कि राज्य में वित्तीय स्रोत कम हो, इसका प्रयोग नहीं कर पाती है। हरित वित्त को ना अपनाना, बिल्कुल बात है। हरित वित्त को ग्रीन क्या फंड को ना अपनाते हैं, ग्रीन फंड को नहीं अपना रहे हैं। कैग की भूमिका को सीमित करना, तो कैग की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ये उनकी कम करें। CAG मतलब, कहने का मतलब कैग उसी को बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में वित्त आयोग ने 70वें और 15वें दोनों का प्रयोग करना चाहिए था, यहाँ 15 का प्रयोग करना था। 15वें निम्न साधारण में सिफारिश की है, तो क्या सिफारिश की है वो देखिए। लक्ष्योन्मुखी तथा जीरो बजट की ओर बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद और उसके बाद है कि सत्तोड़ी तार्किकरण करना चाहिए, जांच तार्किक रूप से होनी चाहिए। केंद्र व सहयोग को सतर्क करना चाहिए। पंचायतों को स्वायत्त वित्तीय स्रोतों को हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड पार्टी ऑडिट को संस्थागत करना चाहिए, और तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में राज्यों की वित्तीय सहभागिताओं को सुनिश्चित करना चाहिए। अब सर ने इसके बाद क्या जांच की, जिसने भी जांच की उसने बताया कि फर्म को भी डालना है। FRVM के बारे में 2003 के बारे में जो कड़ाई रूप से पालन किया गया था जिन नियमों को, उसके बारे में बताना है। यहाँ पर केंद्र सरकार में अधिभार एवं उपकर के राज्यों की भागीदारी के बारे में बतानी है, तो इनको एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हो। और तर्क संगत पॉइंट बताने हैं जितने भी हैं, कि कोई हवा वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, एग्जामिनर ने बोला है सर से। तो नेक्स्ट है कि राज्यों की वित्तीय स्थिरता भारत की समष्टिगत आर्थिक साख हेतु आवश्यक है, अतः समाधान हेतु वित्त आयोग व नीतिगत आयोग की अनुशंसा पर विचार करना होगा। ये बिल्कुल सर ने बोला है। ये कंक्लूजन देगा आराम से, पॉजिटिव कंक्लूजन है। इसके बाद इसका समाधान के पहलू पर अधिक प्रभावी लिखना है। इन्होंने सर ने एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है, वो मेरे को भी, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इस तरीके से क्वेश्चन लिखना है। अब और एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, आपको कोई भी कॉपी चेक करानी हो आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, ठीक है। पहले उत्पाद में समृद्ध प्रोत्साहन BLI योजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार के किस प्रकार सहायता कर सकती है और इनके उद्देश्य को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियां बतानी है। तो इसके बारे में बताना है। उत्पादन एवं में समृद्ध प्रोत्साहन मतलब होता है प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसका शॉर्ट फॉर्म है PLI योजना, ठीक है। उसको आत्मनिर्भर के लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन सी किस प्रकार सहायक हो सकता है और उसकी किस प्रकार अपने पास सामने चुनौती उत्पन्न होगी, उसके बारे में क्वेश्चन है। फिर तो अपन स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन बताना है, फिर चुनौतियां बताना है, फिर वे फॉरवर्ड बताना है, फिर कंक्लूजन बताना है। इस तरीके से लिखना है। ऑप्शन ने किस प्रकार लिखा है वो देखते हैं।
कि उत्पादन का संबंध प्रोत्साहन का उत्पादन एवं प्रोत्साहन संबंध सीधा सिंपल यहाँ से समझते हैं। पीएलआई का योजना में मेक इन इंडिया अभियान, मतलब मेक इन इंडिया जो अभी वर्तमान में चल रहा है, मेक इन इंडिया अभियान की भांति भारत में उत्पादन कार्य को प्रोत्साहित करना है, स्वदेशी को बढ़ावा देना है। सिंपल वर्तमान में यहाँ भारत में कई क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाई गई है। पीएलआई योजना में क्या है, वस्त्र में, सेमीकंडक्टर्स में, उर्वरक में, फार्मा उद्योग में, मेडिकल में, इन चीज़ों में इनका प्रयोग कर रहे हैं। मेड इन इंडिया होना चाहिए। कई धातु की वस्तुएं उनकी में भी हो रहा है, उद्योग में भी हो रहा है, तो इन चीज़ों में प्रयोग होना चाहिए, जिससे आत्मनिर्भर आगे बढ़े। स्वदेश को जितना ज़्यादा अपना सको उतने, मतलब स्वदेश मतलब स्वयं भारत देश में निर्माण वस्तुएं, खुद के देश में निर्माण वस्तुओं को ही स्वदेशी वस्तु बोलते हैं। आत्मनिर्भरता भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। जैसे पहला पॉइंट है कि चीन +1 की नीतियों का अनुरूप वैश्विक आपूर्ति और उत्पादन को केंद्र का भारत में स्थानांतरण में सहायक है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए, सही बात है। चाइना +1 की नीति अपना रहा है, तो उसमें क्या है कि आपूर्ति उत्पादन केंद्र के भारत में स्थानांतरण में सहायक होगा। और फिर दूसरी बात तो क्या है, चाइना +1 का मतलब होता है कि चाइना के अलावा पूरे जितनी भी कंट्री हैं, USA, ब्रिटेन, यूरोप के जितने भी देश हैं, वो एक और देश चाइना जैसा और विकसित देखना चाहते हैं, तो वो अपने ऊपर देख रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए अपन को, कहने का मतलब ये है। फिर दूसरी है कि दूसरा पॉइंट है कि आधुनिक युग की तकनीकियों में भारत में आत्मनिर्भरता बनाना चाहिए। जो अब वर्तमान में जो इतना आधुनिक मशीनें चल रही हैं, जो चाइना में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो भारत में भी इस तकनीक का प्रयोग होना चाहिए, अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कम समय में ज़्यादा सामान का प्रोटेक्शन हो। और इसके लिए बैटरी उत्पादन में पीएलआई सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग एग्जाम्पल से लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और भारत में ऊर्जा सुरक्षा में सहायक होना चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा का एग्जाम्पल डाल सकते हो, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, टरबाइन ऊर्जा के बदले जल विद्युत द्वारा टरबाइन द्वारा बिजली बनाई जाती है, उस ऊर्जा के बारे में बता सकते हो। नवीनीकरण ऊर्जा की एग्जाम्पल बता सकते हो, जो वर्तमान में कितने सारे सर ने अभी नरेंद्र मोदी ने इंसेटिव लिए हैं। उसके बाद परंपरागत उद्योगों को सशक्तिकरण में सहायक करना, जैसे वस्त्र उद्योग। परंपरागत उद्योग जैसे अपना प्राचीन काल से भी लेके आ रहे हो, देख दोगे इतिहास अपनी हिस्ट्री के देखोगे तो अपने यहाँ सिल्क का कपड़ा बनाया जाता था। अभी जितने विदेश लोग हैं ना, उनके पीढ़ों की पीढ़ी लग जाएंगी तब भी ऐसा कपड़ा नहीं बना पाएंगे। ऐसा कपड़ा अपने भारत में बनता था और पूरे विख्यात, मतलब उसकी विख्याति थी पूरे देश विदेश में, व्यापार की हर चीज़ में आगे था अपना। तो क्या हुआ कि यहाँ से उन्होंने, जब से अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो वो अपने उद्योगों को नष्ट कर दिए। और जितने हस्तशिल्प मतलब उद्योग होते हैं, वो तो पूर्ण तरीके से नष्ट हो चुके हैं। तो उनको जो अपने परंपरागत उद्योग है उनको सशक्तिकरण देना है। उसके लिए MSMI का प्रयोग करते हैं। मध्यम लघु उद्योगों के लिए एक संस्था चली गई है, उसमें लोन देते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पर डाल सकते हो। आयात में निर्भरता को कम करना था और फार्मा क्षेत्र में API का उपयोग करना है। ठीक है, सही बात है। और अब इसके लिए चुनौती क्या क्या है, एक चीज़ देखिए, चुनौतियाँ बताने हैं। तो WTO में कुछ चुनौतियाँ उनको भी बताना है, तो इन्होंने सर ने बताई नहीं है, तो चेक करने वाले ने डाला हुआ है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी बताना है। तो वित्तीय स्रोतों में सतत ना होना, बिल्कुल सही बात है कि वित्तीय स्रोत के में जो है पैसा है ना, इतना है नहीं, स्रोत है नहीं कि जिससे पैसा ज़्यादा मिले, उनका सतत करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। परिणाममुखी ना होना, जो परिणाम मिलना चाहिए उसमें नहीं, वो मिल नहीं रहा है। निजी क्षेत्रों में वित्त के प्रभाव में सहभागिता का अभाव है, बिल्कुल राइट बात है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक उत्पादन पर बल और तथा श्रम के विस्थापन का खतरा पीएलआई प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करता है। देखो सिंपल है कि श्रम के विस्थापन का खतरा पीएलआई प्रौद्योगिकी प्रयोग का प्रोत्साहित करता है। ये बहुत होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रभावी ना होना, ये डाल सकते हो पॉइंट में यहाँ पर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, तो आगे वे फॉरवर्ड, मतलब आगे की राह में क्या बोल रही है सर ने, कि पीएलआई योजनाओं को लक्ष्यमुखी बनाना चाहिए, आपूर्ति श्रृंखलाओं पर मुख्य ध्यान देना चाहिए। और कंक्लूजन लिखा हुआ है कि भारत में 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में पीएलआई की मुख्य भूमिका निभा सकती है, तो इस पर काम करना चाहिए। तो ऐसा सर ने सिंपल कंक्लूजन देके छोड़ दिया, और इस तरीके से आप लिखोगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आप एग्जाम्पल और डालोगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। और मैं फोर्स करूँगा कि एक कॉपी बना लीजिए एग्जाम्पल के लिए अलग से। तो जलवायु परिवर्तन में वृद्धि में मोटे अनाज की खेती का पुनरुद्धार किस प्रकार हो रहा है, भारत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं, उसके बारे में बताएं। सिंपल है, मोटे अनाज के बारे में बताना है, और सरकार द्वारा क्या किया गया है, इन लोगों के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और क्या उठाए जाएंगे, दोनों बताना है। तो इस प्रकार उदाहरण के साथ भूमिका लिखें। तो मैं बोल रहा हूँ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जो एग्जामिनर जिस तरीके से कॉपी चेक करता है, तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता रहा हूँ वो चीज़, और इस चैनल पर वही होता है। आपको इतना अच्छा तरीके से बताना है कि आपको क्वेश्चन लिखने में कभी दिक्कत ना आए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। फिर अपन नेक्स्ट क्लास देखेंगे।
मोटे अनाज का ग्लूटेन मुक्त खाद्य पदार्थ है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिरोध दर्शाते हैं, यथा ज्वार, बाजरा, रागी। ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं? जैसे राजस्थान साइड में जाइए, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जितने अमीर लोग हैं सब इसी खाने का प्रयोग करते हैं। बस जो मध्यम लोग हैं ना, वो गेहूँ का प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान में। ये बाजरा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है मोटे अनाजों में। जलवायु परिवर्तन में वृद्धि से मोटे अनाज की खेती में पुनरुत्थान। जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या कर सकते हैं, तो देखिए कि मोटे अनाज पर कम जल की आवश्यकता होती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इनमें होती है कि ये कम जल में उत्पन्न हो जाते हैं और होती है। तो वर्तमान में जल संसाधनों की तीव्र क्षरण मोटे अनाज की खेती अनुकूल बनाता है। वर्तमान में देख रहे हो मौसम बहुत लेट से आता है, जलवायु बहुत चेंज परिवर्तन हो चुकी है, तो जिस वजह से क्या मोटे अनाज उस जलवायु के हिसाब से बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1850 के बाद पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि हुई है। बिल्कुल राइट बात है। ज्वार, कोसो आदि में फसलों के अपेक्षाकृत अधिक तापमान में लगभग 46 डिग्री लाई जा सकती है। तो कहने तापमान में इतनी वृद्धि हो चुकी है कि तापमान टेम्परेचर सर ने बताया कि यहाँ पर 46 डिग्री डालना है। तो कहने का मतलब है कि 1850 के बाद देखो कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है, 40% टेम्परेचर बढ़ चुका हुआ है। कहीं कहीं तो मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ 52 हाईएस्ट पहुँचा हुआ है। तो इसको लगभग इतना भी लिख सकते हो, 50 के समथिंग लिख सकते हो कि 50 के समथिंग पहुँच गया है। इसके लिए आप काम करें और इस टेम्परेचर की सहन क्षमता बहुत अधिक होती है इन फसलों की। और मोटे अनाज में निहित तत्व जलवायु प्रेरित जीवन शैली स्वाभाविक आवश्यकता बन गई है, तो इनका प्रयोग करना चाहिए। सबसे बेस्ट जलवायु परिवर्तन में भुखमरी में वृद्धि की है। जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या है कि फसलों का नष्ट उत्पादन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिससे भुखमरी की समस्या बढ़ रही है। बिना खाद्य विविधता में इसका सामना नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, खाद्य विविधता में इसका सामना बहुत अधिक देखना पड़ रहा है, इसको सोल्यूशन होना चाहिए। तो अब सर ने क्या है कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं वो देखिए। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ठीक है। तो 2023 में मोटे अनाज का वर्ष कहा गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाना है। और फिर पीएम श्री अन्न योजना, जो प्रधानमंत्री द्वारा एक पीएम श्री अन्न योजना चलाई गई, इसमें मोटे अनाज को बहुत आगे बढ़ चढ़कर उत्पादन करने के लिए बोला गया है, तो माध्यम से मोटे अनाज को बढ़ावा दिया गया है। और उसके बाद है कि मोटे अनाज को जो पीडीएस में लाने के प्रावधान होना चाहिए। पीडीएस क्या होता है? पीडीएस में मतलब होता है कि आप जो राशन में लेने जाते हैं उसमें जो बंटवारा होता है, बंटते हैं गेहूँ, तो उसमें मोटे अनाज का भी वितरण होना चाहिए। 2023 में मोटे अनाज हेतु एक आवंटन होना चाहिए, और आवंटन होना चाहिए, साथ में एमएसपी पे भी काम करना चाहिए। तो एक और पॉइंट लिख लीजिए, एमएसपी में थोड़ा इन फसलों पे थोड़ा एमएसपी ज़्यादा देनी चाहिए, जिससे क्या है कि इनको बढ़ावा मिलेगा। मोटे अनाजों के लिए कृषि विस्तार सेवाएं उनका बढ़ानी चाहिए। अब सर ने लास्ट में लिख दिया है कंक्लूजन कि मूर्त योजनाओं के साथ साथ मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने हेतु व्यवहारगत परिवर्तन पर भी ध्यान देना होगा। अब सर ने सिंपल एक क्वेश्चन को लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको एडवांस बनाने के लिए इसमें एग्जांपल डालोगे, एमएसपी का एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हो, और इसके बाद कौन कौन सी फसल जो मोटे अनाज में बेहतर हो, किस यहाँ पर मैप डाल सकते हो कि किस जगह होता है। तो राजस्थान में मोटे अनाज का प्रयोग करते हैं अपन लोग हैं, और उत्तर भारत में भी मोटे अनाज का प्रयोग होता है, मध्य प्रदेश में भी कई क्षेत्रों में मोटे अनाज का प्रयोग होता है। इस तरीके से आप मैप बना के इसको पूरा खत्म कर सकते हो। समझ गए हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारे की खराब गुणवत्ता और उसकी अपर्याप्त उपलब्धता भारत में पशुधन की कम उत्पादकता के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन समझ गए क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो चारे की खराब गुणवत्ता है उसकी अपर्याप्त उपलब्धता के कारण पशुधन में कम उत्पादकता हो रही है। कहने का मतलब जो जानवर हैं अपने, जो पालतू पशु है, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, तो उनमें क्या है कि जो चारे की क्वालिटी इतनी गंदी आ रही है। आप शहर में देख सकते हो केमिकल मिला हुआ है ऑलरेडी उसमें, जहाँ कुछ भी खिला दे रहे हैं, जिससे क्या है कि पशुधन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण पर चर्चा करें। इनके क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट बताना है। पॉजिटिव में उनके लिए सोल्यूशन बताना है, और नेगेटिव में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ चुका है और इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं वो भी बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको लिखना है। और स्टार्टिंग करते हैं, सर ने कैसे लिखा हुआ है। भारत में समस्त विश्व का सबसे बड़ा पशुधन है। देखो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पशु, कोई पालतू पशु और ले लो, जो दूध देने वाले पशु पाले जाते हैं तो वो भारत में पाले जाते हैं, किंतु चारे की स्थिति बहुत ख़राब है, क्वालिटी बहुत ख़राब है, निम्न क्वालिटी की है, लो क्वालिटी के चारा है। यहाँ पर चारा मतलब जो गाय लोग चारा खाते हैं वो उसकी बात हो रही है। इसकी उत्पादकता को प्रभावित कर रही है। बिल्कुल बात है, जिससे चारे खराब है। अब वो खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे, दूध कैसे बनेगा। तो हर तो खाने से पूरा चैन बनी हुई है। कोई भी क्वेश्चन होता है बिना चैन के क्वेश्चन नहीं बना होता। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी जोड़ सकते हो, जो आपका माइंड किस तरीके से काम करता है। अब पशुधन की कम उत्पादकता किस वजह से होती है वो देखिए। पशुओं को अन्न किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भारत के प्रति पशु में मिलने वाला दूध वैश्विक औसत से कम है। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा पशुपालन भारत में हो रहा है, लेकिन विश्व में दूध उत्पादन सबसे कम हो रहा है। तो ये कम नहीं हो रहा है, बहुत कम है। जिस हिसाब से होना चाहिए उतना नहीं है। जैसे विश्व में 200 क्या है यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, 2699 किलो प्रतिदिन
पशु प्रतिदिन प्रति पशु मतलब प्रोडक्शन हो रहा है इतना 2699 किलोलीटर प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन भारत के अनुसार भारत में 17.117 किलो हो रहा है। तो ये आंकड़े देना चाहिए, इसे एग्जाम्पल दोगे तो एग्जाम्पल को ज़्यादा अच्छा लगेगा। पशुओं का स्वस्थ क्षीण होना, मतलब पशुओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा स्वास्थ्य के बारे में, कोई बीमारी होती है उन्हें ऐसे छोड़ देते हैं, मर जाते हैं और वो लोग। भारत में बड़े पशुओं का जीवन की लिखिए यूरोपीय विदेशों से कम है। देखो सीधी बात है, भारत में बड़े जो पशुओं का जीवन प्रत्याशा है ना, वो विदेशों की जीवन प्रत्याशा से बहुत कम है। तो इस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अपने गौ के लिए आर्य लोग सबसे ज़्यादा किसका माता मानते हैं, गौ माता मानते हैं। और गायों से के दूध से ही पहले फल जो भुखमरी मरी थी ना, गाय ने इतना दूध दिया था कि उसके दूध की वजह से भुखमरी में बहुत राहत मिली थी, आपातकाल में वो राहत मिली थी। तो देखो सबसे बेस्ट हमेशा किसानों का जो हाथ बोल सकते हो जानम, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि सबसे बुरी कंडीशन आ गई है वर्तमान में इनकी। तो चारे को खराब की गुणवत्ता के लिए अनुपलब्धता के प्रमुख कारण कौन कौन से, वो देखिए। एक तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा है, एनवायरमेंटिंग की वजह से ये। भारत में जनसंख्या की कृषि में दबाव के कारण चारा सीमांत भूमि पर उगाया जाता है। कहने का मतलब है कि चारे के लिए जगह नहीं देते लोग, अपने गेहूं की फसल उगा लेंगे, वहाँ पर्याप्त जगह नहीं देते हैं, तो उस वजह से भी है। और दूसरा सामुदायिक भूमि का अतिक्रमण चारे की उपलब्धता को और कम करता है। बिल्कुल वैसे जो सामुदायिक भूमि होती है, जैसे जंगल पहाड़ होते हैं, जंगल होता है उसमें घास होती है, तो उस पर क्या कर लिया कि अतिक्रमण कर लिया लोगों ने, निजी सामुदायिक मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया उनका, तो इस वजह से भी है कि विदेशियों प्रजातियों का अतिक्रमण तथा लैटिना घास, मतलब जैसे होती है कि जो कई ऐसी घास होती हैं जिससे कि हानिकारक होती हैं, तो उनका अतिक्रमण हो गया। और जो चारे खाद में अखाद्य बना देता है, मतलब खाद को अखाद्य बना देता है, हानिकारक घास बोलते हैं इनको, जैसे लेटेना उसका एग्जाम्पल डाला हुआ है। फिर कृषि में उर्वरकों को अनुपातहीन प्रयोग चारे की गुणवत्ता का कम कर देता है। बिल्कुल बात है कि जो होता है ना, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हो, केमिकल का प्रयोग, उस वजह से भी चारा की क्वालिटी कम हो रही है। समग्र रूप से कृषि भूमि को कम होना भी चारे की गुणवत्ता में प्रभावित करता है। बिल्कुल राइट बात है कि चारे की गुणवत्ता को में कृषि भूमि युक्त जो कम उपजाऊ होती है वो भी इम्पैक्ट करती है। फिर पर्यावरण तथा गुणवायुक्त चारा ना मिलने से पशुओं के पेट में बीमारियां हो रही हैं, और वो बीमारियों से दूध में आ रही हैं, दूध की वजह से अपन में आ रही हैं। देखो तुम पर्यावरण के साथ कितना भी खेल छेड़ करोगे, भुगतना मानव को ही पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है सर का कि साथ ही उनमें संक्रमण फैलने का भी खतरा बहुत बढ़ गया है। अब इसमें मैं बता रहा हूँ, चील में एक जानवरों को एक दवाई दी जाती है, वो जिससे चील की प्रजाति खत्म हो रही है, संकट में आ गई है, उसका एग्जाम कमेंट करो, उसका भी डाल सकते थे यहाँ पर। और नीति आयोग की अनुशंसा के अनुसार सरकार को चारे की उपलब्धता व गुणवत्ता हेतु सामुदायिक भूमि का प्रावधान करना चाहिए। सामुदायिक भूमि मतलब होता है जिसमें सभी लोग अपनी गाय वैसे चराने जा सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल डालना था। और इस प्रकार आपने थोड़ा सर का आप एग्जाम्पल कम डले हुए हैं, इस वजह से थोड़ा कम क्वालिटी की लैंग्वेज है, तो इसको 3.5 नंबर मिले हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से कर लिखना है। और थैंक यू यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।